चैप्टर का नाम है जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। तो इस चैप्टर में पहले तो जॉब कॉस्टिंग है और बैच कॉस्टिंग है। तो सबसे पहले बैच कॉस्टिंग को समझते हैं। देखिए, प्रोडक्शन के समय में हम लोग प्रोडक्शन करते हैं बैचेस में। तो कितने बैच में हम लोगों को प्रोडक्शन करना है ताकि कॉस्ट एफिशिएंट हो सके, इसलिए हम लोग बैच कॉस्टिंग का उपयोग करते हैं। बैच कॉस्टिंग में बेसिकली हम लोग EBQ निकालते हैं, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला है √2AS/C, जहाँ पर A है एनुअल रिक्वायरमेंट या फिर एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अगर क्वेश्चन में मंथली रिक्वायरमेंट देता है या मंथली डिमांड देता है तो 12 से इंटू कर देंगे। क्वार्टरली डिमांड बोलता है तो 4 से इंटू कर देंगे। वीकली डिमांड कहता है तो 52 से इंटू कर देंगे। और डेली डिमांड कहता है तो 365 या 360 से इंटू कर देंगे। S है यहाँ पर सेटअप कॉस्ट और C है यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। याद रखिएगा, पर यूनिट पर एनम। अगर कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया हो तो पर यूनिट का अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। एक बार फिर से EBQ इज इक्वल टू √2AS/C। A यहाँ पर है एनुअल रिक्वायरमेंट डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स, S है यहाँ सेटअप कॉस्ट और C है यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। लेकिन अगर परसेंटेज में हो तो पर यूनिट से इंटू कर दीजिएगा। कभी कभी कैरिंग कॉस्ट दे देता है पर यूनिट पर मंथ, तो कन्वर्ट कर लीजिएगा इसको 12 से इंटू करके। अब देखिए, कभी कभी बैच कॉस्टिंग में इवैल्यूएशन करना पड़ता है। जैसे आपको अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2, अल्टरनेटिव 3 बता दिया जाएगा और फिर कहेगा कि ये कौन सा अल्टरनेटिव चुनने से हमको कम कॉस्ट पड़ेगा। तो उसके लिए ये फॉर्मेट देखिए, सबसे पहले आपको यूज़ करना पड़ेगा इस फॉर्मेट को। फर्स्ट में लिखिएगा एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स, ये नॉर्मली दिया रहता है क्वेश्चन में। फिर क्वांटिटी पर बैच हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर तीसरा में नंबर ऑफ बैच जो कि A/B आ जाएगा। फिर सेटअप कॉस्ट, फिर कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट में B/2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इसलिए किए हैं, B/2 इसलिए किए हैं ताकि वो एवरेज हो सके। सेटअप कॉस्ट में C इंटू सेटअप कॉस्ट पर बैच। और हम लोग टोटल कॉस्ट निकाल देंगे। टोटल कॉस्ट में सेटअप कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट होता है और जिसमें भी कम कॉस्ट लगेगा वही हमारा कॉस्ट एफिशिएंट अल्टरनेटिव होगा। ओके, ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर एक और है कि अगर नंबर ऑफ बैच फ्रैक्शन में रहे तो हम लोग अप्रॉक्सीमेट उसका ज़्यादा कर देते हैं। जैसे अगर 41.67 बैच है तो उसको हम लोग 42 बैच कह लेते हैं, क्योंकि अगर 5 अमाउंट भी बनाना है तो हम लोग को नेक्स्ट बैच में बनाना पड़ेगा। बैच में आप 2 अमाउंट बनाइए, 100 अमाउंट बनाइए, बैच तो गिनाएगा ही ना। एक और इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे कि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टार्टिंग द बैच बताओ, कि कितना फ्रीक्वेंसी में आप बैच स्टार्ट करते हो, या फिर इंटरवल बिटवीन 2 बैचेस, 2 बैचेस के बीच में कितना इंटरवल होता है। तो इस एग्जांपल से समझिए कि अगर एनुअल रिक्वायरमेंट है 50,000 यूनिट और इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी है 5,000 यूनिट, तो नंबर ऑफ बैच और नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन पहले निकालेंगे कि आखिर कितना बैच लगेगा हम लोगों का। अगर 50,000 बाय 5,000 करते हैं तो एग्जैक्टली 10 बैच हम लोग को रन करना पड़ेगा। तो इंटरनल बिटवीन 2 बैचेस, 2 बैचेस के बीच में जो इंटरवल होता है या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टार्टिंग द बैच कैसे निकलेगा। 365 दिन में अगर 10 दिन हम लोग 365 दिन में अगर 10 बार बैच स्टार्ट कर रहे हैं, इट मीन्स 36.5 डे के अंतराल में हम लोगों को बैच स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर बैच कॉस्टिंग में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैच कॉस्ट सीट। तो यहाँ पर नॉर्मली डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो गिवन रहता है और हम लोग इजीली ट्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम आता है ओवरहेड में। ओवरहेड तो पता नहीं रहता, तो इसके लिए क्वेश्चन में पहले से मेंशन कर देता है कि आपको ओवरहेड किस बेसिस पे रिकवर करना है। एग्जांपल, ओवरहेड इज़ रिकवर्ड ऑन लेबर आवर बेसिस, क्वेश्चन में बोल सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो अंत में हम लोगों ने ओवरऑल प्रॉफिट निकाल लिया है, ओवरऑल कॉस्ट भी निकाल लिया है, लेकिन चाहिए था क्वेश्चन में कॉस्ट पर यूनिट और प्रॉफिट पर यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए हम लोग ओवरऑल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट कर देंगे तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। और प्रॉफिट पर यूनिट निकालने के लिए ओवरऑल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट कर देंगे तो प्रॉफिट पर यूनिट आ जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन में कह रहा था कि ओवरऑल पोजीशन ऑफ 1200 पीसेस के लिए भी बताओ। तो अगर आप देखिएगा कि हम लोग का आउटपुट अगर आप जोड़िएगा तो आप लोगों को मिलेगा कि आउटपुट तो 1230 है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 1200 पीसेस बनाने के लिए हम लोगों को कितना कॉस्ट लगेगा और कितना प्रॉफिट लगेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो याद रखिएगा, जब हम लोग का टोटल खर्चा पड़ा है 9840 1230 के लिए, तो 1200 के लिए कितना लगेगा 9600।
ठीक है। अगर प्रॉफिट हम लोगों का आया है 815 फॉर 1230 के लिए, तो 1200 के लिए कितना आएगा 795.129। ओके, इस तरह का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं जॉब कॉस्टिंग की ओर। अब आते हैं जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग में हम लोग जॉब कॉस्ट सीट प्रिपेयर करते हैं। व्हाट इज़ जॉब कॉस्ट सीट? हम लोग कंपनी में कभी कभी कोई कोई कस्टमर के लिए स्पेसिफिकली काम करते हैं। जब स्पेसिफिकली काम करते हैं तो उस पर्टिकुलर जॉब में हम लोगों को कितना कॉस्ट लग रहा है, ताकि हम लोग कस्टमर से उतना रिकवर कर पाएँ, वो कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पर जॉब में हम लोग को क्या कॉस्ट निकालना है, इसीलिए हम लोग जॉब कॉस्ट शीट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर्टिकुलर जॉब का हम लोग इजीली ट्रेसेबल होता है, हम लोग ढूंढ लेते हैं। लेकिन ओवरहेड कितना लगा है उस पर्टिकुलर जॉब में मालूम नहीं चलता, क्योंकि हम लोग को ओवरऑल ओवरहेड तो मालूम है, लेकिन उस पर्टिकुलर जॉब में कितना ओवरहेड लगा है वो नहीं मालूम है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल को बांटते हैं अलग अलग जॉब में। कैसे बांटते हैं, किस आधार पे बांटते हैं, किस बेसिस पे बांटते हैं, ये चार्ट से समझिए। अगर फैक्ट्री ओवरहेड रहता है तो डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे बांटते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रहता है तो हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे बांटते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रहता है तो उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे बांटते हैं। तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। पहला काम क्या करना है कि पूरे कंपनी का कॉस्ट शीट बनाना है, और फिर देखना है कि पूरे कंपनी के कॉस्ट शीट में ओवरहेड, अगर फैक्ट्री ओवरहेड है तो वो कितना परसेंटेज है डायरेक्ट वेजेस का। अगर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है तो कितना परसेंटेज है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है तो कितना परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। दूसरा काम है कि आप जॉब कॉस्ट शीट बनाओ। जॉब कॉस्ट शीट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो दिया होगा, और ओवरहेड की जगह में फैक्ट्री ओवरहेड लिखना, जितना परसेंटेज निकाले थे उतना परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, उतना परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उतना परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या था पहला काम? पहला काम था कि पूरे कंपनी का कॉस्ट शीट बनाओ और ओवरहेड को देखो कि फैक्ट्री ओवरहेड है तो डायरेक्ट वेजेस का कितना परसेंटेज फैक्ट्री ओवरहेड होता है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कितना परसेंटेज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होता है। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कितना परसेंटेज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता है। और इसी परसेंटेज को यूज़ करके हम लोग जॉब कॉस्ट शीट का ओवरहेड कैलकुलेट कर लेंगे। बस दूसरा काम यही है कि जॉब का कॉस्ट शीट बनाओ और ओवरहेड लिख दो, जैसे लिखते थे। जैसे फैक्ट्री ओवरहेड में परसेंटेज ऑन डायरेक्ट वेजेस, और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर हम लोग एज्यूम करते हैं कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है वो जनरल या मार्केटिंग नेचर का है। मार्केटिंग नेचर का है इसलिए ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड नहीं होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ऐड होता है। और एक याद रखिएगा एक बात को कि फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी जो होता है, फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी जो होता है, अगर आपको डिपार्टमेंट दिया हुआ है तो डिपार्टमेंट की तरह से यूज़ करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कहता है ए शॉप फ्लोर सुपरवाइजर ऑफ स्मॉल फैक्ट्री प्रेजेंटेड द फॉलोइंग कॉस्ट फॉर जॉब नंबर 303 टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस। ये कॉस्ट शीट दिया गया है जिसका हम लोग सेलिंग प्राइस ढूंढना है। लेकिन सेलिंग प्राइस ढूंढने के लिए तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओवरहेड चाहिए, तब जाके टोटल कॉस्ट आएगा। तब हम लोग प्रॉफिट ऐड करेंगे, तब हम लोग को सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो यहाँ सेलिंग प्राइस ढूंढने के लिए बोल रहा है, तो ओके सेलिंग प्राइस ढूंढ लेते हैं ना। डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस भी दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिया गया है, लेकिन ओवरहेड तो नहीं दिया गया। तो कोई बात नहीं, नीचे जो एनालिसिस दिया गया है पीएनएल अकाउंट का, उससे हम लोग कंपनी का कॉस्ट शीट निकालेंगे। और कॉस्ट शीट जब बनाएंगे तब हम लोग को मालूम चल जाएगा कि फैक्ट्री ओवरहेड कितना परसेंटेज है डायरेक्ट वेजेस का, या फिर सेलिंग ओवरहेड कितना परसेंटेज है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। और जब हम लोग को परसेंटेज मालूम चल जाएगा फिर हम लोग जॉब कॉस्ट शीट बना देंगे। अब यहाँ याद रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब आप जॉब कॉस्ट शीट बनाएंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड निकालते समय आप डिपार्टमेंट वाइज फैक्ट्री ओवरहेड निकालेंगे, क्योंकि यहाँ डिपार्टमेंट वाइज डायरेक्ट वेजेस दिया गया है। और फैक्ट्री ओवरहेड तो परसेंटेज होता है डायरेक्ट वेजेस का, तो डिपार्टमेंट वाइज में जितना वेजेस लगा है उसका परसेंटेज ही फैक्ट्री ओवरहेड कहलाता है। तो हम लोग इसी तरह बनाएंगे जिस तरह से आपको आंसर में दिख रहा है। आंसर में फैक्ट्री ओवरहेड के जगह में 20 × 50%, 15 × 75%, 10 × 25% क्यों लिखा गया है? क्योंकि 20 यहाँ देखिए जॉब कॉस्ट शीट जो क्वेश्चन में था उसमें लिखा हुआ था कि डायरेक्ट वेजेस 18 आवर्स 2.5 रुपये के हिसाब से। तो 2.5 रुपये के हिसाब से अगर डिपार्टमेंट एक्स में काम करते हैं तो टोटल वेजेस होता है 20, तो 20 का 50% फैक्ट्री ओवरहेड कहलाता है। और डिपार्टमेंट वाई के लिए क्या है फैक्ट्री ओवरहेड? डिपार्टमेंट वाई में 6 घंटे काम हुए थे और 2.5 रुपये के दर्द से, तो हम लोगों का डायरेक्ट वेजेस वहाँ पर आता है 15 रुपये। और 15 रुपये अगर डायरेक्ट वेजेस है तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? डायरेक्ट वेजेस का 75%, तो 15 का 75% यहाँ पर ऐड किए। उसी तरह डिपार्टमेंट जेड के भी हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे,
जो कि 25% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है। और इस तरह से हम लोग का फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग सेलिंग ओवरहेड ऐड करेंगे जो कि 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और फिर प्रॉफिट ऐड कर देंगे। प्रॉफिट यहाँ पर 20% इसलिए लिए हैं क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप नोट करोगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है सबसे नीचे लाइन में ऐड 20% टू टोटल कॉस्ट टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस। बस और क्या है, इसके बाद हम लोग का सेल्स आ जाएगा और इस तरह से ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है।